हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बाढ़ का बेटा। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बाढ़ के उग्र रूप का चित्रण करते हुए बताया है कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं हम। बाढ़ आ रही है, सुकिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। बच्चों, मरम्मत का अर्थ होता है उसे ठीक ठाक करना। यानी सुकिया ने बोला कि बाढ़ आ रही है और विशेषर ने उसकी ओर देखकर फिर अपने जाल को ठीक ठाक वो करने लग गया। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषर यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर की ओर, हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ आएगी ही? बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उसमें खेलता आया है। बीच चौर में है, बीच चौर मतलब बीच चौराहे में, यानी कि बीचों बीच जो चीज होती है। बीच चौर में है उसका यह गांव। 4 महीने तक तो यह एक टापू ही बना रहता है। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। बूढ़े प्रयाग सहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि इन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या सिखला दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे। बच्चों, वृत्त का अर्थ होता है सर्कल, यानी कि गोला। हाँ, वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकलकर भागने का मौका ही ना मिले। प्रयाग सहनी ने मछली को मारने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। जब बाढ़ अपने ओस पर होती, ओस का अर्थ होता है जोश, यानी कि बहुत जोश पर होती, वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चौर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। ये सब विशेषर के दादाजी उसे कहते थे। जब नाव बीच चौर में पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता। पतवार जो नाव चलाने के लिए पतवार चलाते हैं, उन्हें कहते हैं पतवार। नाव को स्थिर कर देता, स्थिर यानी शांत। नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एक टक घूरता। एक टक यानी लगातार घूरना। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। प्रयाग सहनी ने विशेषर को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहां तक की उसे सारी जानकारी उसके दादाजी ने दे दी थी। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सहनी कहा करते। बेटे, बाढ़ से घबराना मत, भगवान खुश होते हैं तो पानी दे देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएगी? और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल रही है, क्या बाढ़ की देन नहीं है? 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी, चिकनी, सोने के रंग वाली, जो ही उसमें धान रोपिए धान बोना।
उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगा। यानी कि इतनी अच्छी चिकनी मिट्टी उसमें आती है खेतों में कि धान लगाते ही एक बहुत खूबसूरत सी फसल तैयार हो जाती है। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग सैनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हूँ। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? यह बाढ़ नहीं आई जिसे जंगल का बाग आया, उछलते कूदते गरजता तरसता। लोगों ने देखा 3 हाथ ऊंची जितनी पानी की दीवार जैसी दौड़ती हुई चली आ रही हो, खेतों को, गड्ढों को, मेड़ों को, बाड़ों को डुबाती, पाटती तोड़ती। यानी कि इतनी तेज बाढ़ आई। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भेड़ लेके भागे, जो जहां था सिर पर पैर लगकर भागा। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस गया है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर दरवाजे की चीजों को सहज रहा था। सहज यानी देख रहा था, जांच परख रहा था। ढोरों को संभालता था, चारों को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था। और एक को संभाल रहा होता तो दूसरे को संकट में देखता। यानी कि उसकी कुछ चीज़ों को वो संभाल रहा था तो कुछ चीज़ें उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। उधर आंगन में सुखिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ाया, दौड़ो हो। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया। बाहर की सारी चीज़ें भी भीग गई, भीतर भी भीग रही हैं। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका। अन्न यानी जो सूखा भोजन। वह अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह ना जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुफर पर। गांव का यह नुफर आज गांव का गोवर्धन बन गया था। यानी कि एक ऐसा इलाका था वो जो थोड़ा ऊंचाई पर था। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, चारा, ईंधन लेकर लोगों ने इस नुफर की शरण ली है। अरे कचली तो घर में ही छूट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। जहां पहले हाहाकार था वहां चित्कार है, अर्थदान है। चित्कार यानी चीख पुकार, अंतदान यानी अंदर से रोने की आवाज है। लेकिन रोने धोने से क्या होता है? क्या लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं? प्रयाग सैनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उसी तेजी से भागती भी है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई। दुर्गत यानी बहुत बुरी हालत। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर ढू ढू मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे कटेंगे, सारे गांव में मायूसी है। सुखिया उदास है। विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही। बाढ़ आती थी, जाती थी। यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं विशेषर, इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलावे। विशेषर जांगर चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा? यह पुट्टे किस काम के, यदि यह संकट में काम नहीं आए। विशेषर ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहां जहां कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद भी बनेगी है। जहां जहां गंदगी थी उसकी कुदाल वहां वहां पहुंची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। यानी उसने एकदम से अपने घर को फिर से चमका दिया। सुखिया ने इस काम में उसकी मदद नहीं की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा, मेड़ों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा। वह खेत में फिर धान रोपेगा, जांगर नहीं चलाएगा। जो गुजर कैसे होगी। दिन भर वह कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है चोर में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बार।
लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई। बटोर कर यानी समेट कर। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चौर में विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। दानवी अर्थात दानव रूपी। एक दिन सुखिया ने कहा, रिलीफ आई है। रिलीफ यानी ये उसके बाद सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जाती है, उसे कहते हैं रिलीफ। रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं। फिर रिलीफ आई है, भूकंप के साल भी आई थी। रिलीफ की क्या मानी होती है तो समझती है? मैं क्या जानूं। गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं तो जाते हैं, जाने दे। रिलीफ मानी भीख। विशेषर ने सुखिया को बताया कि रिलीफ का अर्थ क्या होता है? भीख होता है। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना, लोगों को भीख मांगने दे। तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना, यानी तू काम कर। बोरे के बोरे चावल, गट्टे के गट्टे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल, अचल यानी अपनी जगह पर अड़ा हुआ। अचल अड़ग अपने काम में जुटा है। विशेषर रिलीफ लेने नहीं गया, वो अपने स्थान पर जुटा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हंसुली दे, बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीदकर धान रोप दूं। सुखिया कुछ उज्र कर रही थी, उसने हंसकर हंसुली उतार दी। हंसुली हाथ में रखते ही विशेषर की आंख छलछला आई। यह पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है। लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुकुरानी, फसल आएगी और हंसुली में करण फूल भी लाएगी। अर्थात तेरी हंसुली में करण फूल भी साथ में पिरोकर मैं तुझे ये हंसुली वापस लौटा दूंगा। ये विशेषर ने सुखिया से कहा। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को गांव पर बीज लाद कर पहुंचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुखिया यूँ तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती है। घर आंगन यानी घर के आंगन, भोर से घर के आगे जो बहुत बड़ा आंगन होता है उसे आंगन कहा जाता है। लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। पखवाड़ा यानी कई दिन बीत जाएंगे। अतः वह भी जुटी है, डटी है। हरे भरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हो। विशेषर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। पुलकित यानी खुश हो रहे हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है। जब ये बीज लहला उठते हैं, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहलाने लगेगा। उसी समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है सर्वनाश। इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले, यानी कि बाढ़ ग्रस्त एरिया में फिर सभी नेता अफसरों का आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही विशेषर के गांव में भी सब आने लगे, देखने लगे कि क्या क्या हुआ है, बाढ़ का पानी कहाँ कहाँ तबाही मचा गया है। सुखिया का धान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम ज़मीन देखना है। हम ज़मीन देखें, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। तल्लीनता यानी मग्न होकर। तो ये पाठ लिखा गया राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा, जिनमें उन्होंने बाढ़ के बाद होने वाले भयानक दृश्य का वर्णन किया है। लेकिन साथ में उन्होंने एक दृढ़ विश्वास भी इस पाठ के अंदर रखा है, जैसे सुखिया और उसके पति विशेषर के अंदर था।
जिन्होंने भीख मांगना उचित ना समझा और अपने खेत को रोपना उचित समझा, उन्हें भविष्य पर विश्वास है कि एक दिन ये फसल अपने चरम पर होगी, हरियाली में होगी और उसके बाद हमारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।